और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, मलेशिया का एक यात्री विमान बोइंग 777 हमले के बाद क्रैश हो गया है। ये विमान एम्स्टरडैम से कुआलालंपुर जा रहा था। इस विमान में 15 क्रू मेंबर सहित 295 यात्री सवार थे। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक इस विमान पर यूक्रेन रूस बॉर्डर पर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन के मुताबिक विमान पर बक मिसाइल से हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस क्रैश की पहली तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्घटना है। 295 लोग इस विमान पर सवार थे और इस विमान पर मिसाइल से हमला किया गया है। ये ताजा तस्वीरें हैं और हम आपको सीधे अपने न्यूज रूम लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी शैलेश रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे हम और ताजा जानकारी लेते हैं। शैलेश, जो सबसे अजीब बात इस पूरे दुर्घटना में सामने आ रही है वो ये है कि एक यात्री विमान पर हमला किया गया है। एक पैसेंजर प्लेन पर जब हमला होता है और वो भी मिसाइल से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये पता चला कि एक यात्री विमान पर ये मिसाइल का हमला कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ? देखिए सुधीर, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो न्यूज एजेंसीज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बिल्कुल साफ है कि मिसाइल से हमला किया गया है और यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से उनके फेसबुक के पेज पर लिखा गया है कि कुल जो 295 यात्री थे, जिसमें 280 यात्री थे और 15 केबिन क्रू थे, वो सारे मारे गए हैं। क्यों हमला हुआ, किसने मारा है और कब ये हमला हुआ, इसके बारे में सबसे थोड़ी देर बाद जानकारी मिलेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है जो उन्होंने अपने फेसबुक पर पेज पर लिखा है कि ये रेबल्स की तरफ से ये कार्रवाई की गई है यूक्रेन में। सुधीर जी, शैलेश, अपने हम दर्शकों को भी बता दें कि ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी इस वक्त की, क्योंकि एक यात्री विमान पर इस तरह के जो हमले हैं ऐसे बहुत कम हुए हैं इतिहास में, और यात्री विमान पर मिसाइल से हमला करना ये एक बहुत ही बड़ी आतंकी घटना है। और इसमें जैसा कि शैलेश आपको बता रहे हैं कि रेबल्स का हाथ हो सकता है, आतंकवादियों का इसमें हाथ हो सकता है। और 295 लोग इसमें सवार थे और ये तमाम लोग मारे गए हैं। अभी जो ताजा जानकारी आ रही है, 15 क्रू मेंबर्स थे और बाकी के पैसेंजर्स थे और इनमें से एक भी यात्री इस क्रैश में नहीं बचा है। शैलेश के पास हम दोबारा पहुंचेंगे, अपने न्यूज रूम आपको दोबारा से लेकर जाएंगे, लेकिन अभी आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं इस क्रैश की। बड़ी घटना है ये, दुर्घटनाग्रस्त ये विमान हुआ है, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं हुआ है। इस पर हमला हुआ है और ये हमला रेबल्स की तरफ से किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। मिसाइल से, बक मिसाइल से इस विमान पर हमला हुआ और उसके बाद ये विमान क्रैश कर गया। 295 जान इस हादसे में गई है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त और हम इस खबर पर लगातार आपको ताजा जानकारी आगे भी देते रहेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा देखकर और ये नारा देकर चीन ने 1962 में भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। 52 साल बीत चुके हैं। 1962 के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। हालांकि बावजूद इसके हिंदुस्तान आज भी अच्छे भाई की भूमिका बखूबी अदा कर रहा है, लेकिन चीन की खुराफात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्राजील के फोर्टालिज़ा में मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, दोनों के बीच चाय पर चर्चा होती है। लेकिन दूसरी तरफ फोर्टालिज़ा से 14,408 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में चीन के सैनिक खुराफात करते हैं और भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। डीएनए में अब हम मुलाकात और खुराफात के इसी रिश्ते का विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान ही पिछले 3 दिनों में चीनी सैनिकों ने लद्दाख के देमचौक और चुमार इलाके में 2 बार घुसपैठ की कोशिशें की। मंगलवार को जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से नरेंद्र मोदी की मुलाकात तय थी, उस दिन भी चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। यानी चीन है कि मानता नहीं। मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात में चीनी कम है। मोदी हाथ मिला रहे थे, जिनपिंग पीठ में छुरा घोंप रहे थे। ब्राजील में मुलाकात, एलएसी पर खुराफात। चीन तुमसे न हो पाएगा। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।
ये कहावत हमारे खुराफाती पड़ोसी चीन पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के फोर्टलेजा में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोस्त समझकर बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ब्राजील से 14,408 किलोमीटर दूर भारत के लद्दाख में चीनी सैनिक मोदी जिनपिंग की प्यारी प्यारी बातों में घुसपैठ का जहर घोल रहे थे। मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। ब्राजील में मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से सीमा पर लगातार हो रही घुसपैठ की घटनाओं को रोकने का भी जिक्र किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को उस वक्त इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि चीन को उनकी हिंदी जरा भी समझ में नहीं आएगी और वो अपनी नापाक हरकतें बेहिचक करता रहेगा। 13 से 15 जुलाई 2014 के बीच चीन ने लद्दाख के देमचौक और चुमार में LAC पर 2 बार घुसपैठ की कोशिश की। सबसे पहले 13 जुलाई को लद्दाख के चुमार में चीनी सैनिक घोड़े पर सवार होकर चक्कर लगाते देखे गए। 15 जुलाई को देमचौक सेक्टर के चार्डिंग नीलू नाला जंक्शन के पास भी चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिक देमचौक पर दावा करते हुए वाहनों के साथ दाखिल हुए और कहा कि ये इलाका उनका है। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन के सैनिक देमचौक में गश्त लगाना चाहते थे, लेकिन भारतीय सेना ने इसका जबरदस्त विरोध किया। चीन के इरादे नेक नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुलाकात और खुराफात एक साथ नहीं चल सकते। चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कहा था कि जब भारत और चीन मिलते हैं तो दुनिया हमें देखती है। वो मुलाकात भी 40 मिनट के तय समय से खिंचकर 80 मिनट की हो गई थी, लेकिन चीन की इन हरकतों को देखकर लग रहा है कि सीमा विवाद बहुत आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। इस मामले पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच बात चल रही है। भारत चीन सीमा को लेकर कई जगहों पर स्पष्ट मार्किंग न होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। समझता हूं कि आज चाइना के प्रीमियर से उनकी बातचीत हुई है, तो यह घुसपैठ का सिलसिला जो बराबर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, क्योंकि सही डिमार्केशन न होने के कारण दोनों देशों के प्रीमियर बैठकर इस संबंध में भी बातचीत करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बॉर्डर की समस्या का भी निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। भारतीय सीमा पर खुराफात के मामले में चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिल्ली आमंत्रित किया था। नवाज शरीफ शराफत के साथ भारत तो आए, लेकिन पाकिस्तानी सेना को शराफत नहीं सिखा पाए। एक तरफ वो अपनी कूटनीति को चमकाने के लिए साड़ी भेजते हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर पर कफन भी भेज देते हैं। पाकिस्तान ने एक बार दगाबाजी की है और सीज फायर का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में BSF का एक जवान बुधवार को शहीद हो गया, जबकि 8 लोग घायल हुए, जिनमें BSF के 4 सुरक्षाकर्मी और 4 मजदूर हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में साड़ी और शॉल वाली डिप्लोमेसी होती है, इमोशनल बातें होती हैं, लेकिन शराफत की आड़ में बार बार भारत को चोट ही पहुंचाई जाती है। BSF का जो जवान शहीद हुआ है, उसकी शहादत के सामने आज तरह तरह के कूटनीतिक दांवपेच और साड़ी डिप्लोमेसी जैसे शब्द बहुत हल्के और छोटे नजर आते हैं। सीमा पर खुराफात करने वालों का इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत को न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी बात मजबूती से रखनी होगी, ये जरूरी है, बल्कि अपने डिफेंस सिस्टम को भी फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है, ताकि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले दुश्मन 100 बार सोचे। और यही वजह है कि भारत ने अगले कुछ सालों के लिए डिफेंस की लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट तैयार की है, जिसमें दुनिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मौजूद हैं। इसलिए आज DNA में भारत की डिफेंस शॉपिंग की लिस्ट का विश्लेषण करना भी जरूरी है। तो नजर डालिए भारत की शॉपिंग लिस्ट पर, और अगर ये शॉपिंग लिस्ट पूरी हो गई तो फिर आसपास के देशों को भारत से सावधान रहना होगा। भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर।
तैयार है भारत की डिफेंस वाली शॉपिंग लिस्ट। आ रहा है भारत के दुश्मनों की मौत का सामान। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तय है। भारत अगले कुछ वर्षों में सुरक्षा उपकरणों पर बड़ा दांव खेलने जा रहा है और इसके लिए तैयार की गई है एक ऐसी डिफेंस शॉपिंग लिस्ट जिसमें मौत बरसाने वाली खतरनाक तोपों से लेकर चंद सेकंड्स में दुश्मन को तबाह करने वाले हमलावर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। भारत की लिस्ट में सबसे पहला हथियार है 155 mm हॉबिटर्स तोपें, जिसे आम भारतीय बोफोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा हथियार है मौत के गोले बरसा सकता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि इस तोप से प्रति मिनट 4 गोले दागे जा सकते हैं। वैसे भारत ने पिछले 10 साल में 3 बार ये सौदा करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से ये रद्द हो गया। लेकिन अब हमें इसको हर हाल में हासिल करना होगा। भारत की डिफेंस शॉपिंग लिस्ट में दूसरा नाम है अल्ट्रा लाइट हॉबिटर्स का। इस तोप से सिर्फ 1 मिनट में 5 राउंड तक मौत के गोले बरस सकते हैं, वो भी 1 या 2 नहीं, पूरे 40 किलोमीटर तक। इस तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सीधे हेलीकॉप्टर्स की मदद से पहाड़ों की चोटी तक पहुंचाई जा सकती है। हवाई हमले से सुरक्षा के लिए मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम और रडार बहुत पुराने हो चुके हैं, इसलिए भारत नए और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। चीन की नापाक हरकतों को रोकने के लिए बनी माउंटेन स्ट्राइकर कोर के लिए भी खास उपकरण, हेलीकॉप्टर्स और हल्की बख्तरबंद गाड़ियां भारत की डिफेंस शॉपिंग लिस्ट में शामिल हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए 30 साल पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों को बदलने का प्लान भी तैयार हो चुका है। इसके अलावा सेना के इस्तेमाल में आने वाले हल्के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना 30 से 40 साल पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स के भरोसे है। डीएनए में हमने आपको बताया था कि जल्द ही भारत के पास मौत का दूसरा नाम कहे जाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर भी मौजूद होगा। इस लिस्ट में अब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का नाम भी जुड़ गया है। इस हेलीकॉप्टर का सबसे अहम रोल ट्रूप मूवमेंट, आर्टिलरी प्लेसमेंट और बैटलफील्ड रीसप्लाई का होता है। इसके अलावा संवेदनशील ठिकानों को हवाई सुरक्षा देने के लिए 40 साल पुरानी पेचोरो मिसाइल सिस्टम को भी बदलने की तैयारी है। यह उस भारी भरकम लिस्ट का छोटा सा हिस्सा है जिसकी जरूरत भारत को अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए पड़ेगी। मोदी साहब की गवर्नमेंट इस समय जो पावर में है वो हमको एक ऐसे अहम पड़ाव पे लाके खड़ा कर देगी जहां पे चीन को अपने आप ही बराबरी में आके बात करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट जो है करके दिखाना चाहती है देश की इम्प्रूवमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को भी, और ये गवर्नमेंट न्यू टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहती है। पूरे का मैसेज ये है दैट इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस। लंबे अरसे तक पश्चिमी देश भारत के साथ रक्षा सौदा करने से परहेज करते थे, क्योंकि भारत को सोवियत संघ के खेमे का माना जाता था। लेकिन अब ये सारे देश भारत के साथ रक्षा सौदा करने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि भारत को रक्षा संबंधी उपकरणों की बड़ी खरीद करनी है और उसके पास बड़ा डिफेंस बजट भी है। नई सरकार डिफेंस सेक्टर में बहुत कुछ करने की तैयारी में है और सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए बहुत बड़ा बजट खर्च होने की संभावना है। और ये बजट इतना बड़ा हो सकता है कि इससे किसी मुल्क की गिरती हुई अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ जाए। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आखिर में आज के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। 1955 में आज अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड की शुरुआत हुई थी। इसे वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था। 160 एकड़ में फैला डिज्नीलैंड दुनिया का सबसे मशहूर अम्यूजमेंट पार्क है। 2013 में यहां 1,62 लाख लोग आए थे। 1976 में आज ही के दिन 25 अफ्रीकी देशों ने ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था। इसकी वजह थी रंग भेद की वजह से बॉयकॉट झेल रहे दक्षिण अफ्रीका के साथ न्यूजीलैंड द्वारा खेल संबंध रखना।
तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।